हेलो अस्मी। आज चलो एक मॉक वाइवा करते हैं। आपका बोर्ड एग्ज़ाम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जल्दी ही है, हम्म। तो एक आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। कुछ क्वेश्चंस जो है ना बच्चों के लिए और भी काम आएंगे। एक रेशियो एनालिसिस पर एक वाइवा करते हैं, ठीक है? तो जनरली एग्जामिनर्स जो लोग होते हैं वाइवा लेते हैं, तो रेशियोज से स्टार्ट होते हैं, सिंपल से स्टार्ट होकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे आप आंसर देते जाएंगे वैसे उनका क्वेश्चन का लेवल, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी बढ़ती जाती है, ठीक है? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जो पूछा जाता है जनरली वो पूछा जाता है कि चार हेड्स, यू प्लीज टेल अस द फोर हेड्स अंडर विच रेशियोज आर क्लासिफाइड। फटाफट क्विकली 10-15 मिनट के अंदर पूरी रेशियो कवर करेंगे हम। तो सबसे पहले चार हेड्स बताइए जिसके अंदर रेशियोज को क्लासिफाई किया जाता है। ओ, टर्नओवर रेशो, राइट। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, राइट। और क्या था? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी रेशो और लिक्विडिटी को लॉन्ग टर्म में ले जाते हैं तो क्या होता है? हाँ, क्या होता है? डेसिल्यू क्या होता है? सॉल्वेंसी सॉल्वेंसी रेशो। रेशियोज। राइट, तो एक बार रिपीट कर दीजिए दोबारा चारों हेड्स। सॉल्वेंसी रेशो, लिक्विडिटी रेशो, टर्नओवर रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। राइट, तो ये चार हेड्स होते हैं। लिक्विडिटी रेशियोज किस में कैलकुलेट होती है? जैसे पहला मैं बताता हूँ, इज टू वन में। इट इज अ प्योर रेशियो, इट इज कैलकुलेटेड इन इज टू वन। राइट। सॉल्वेंसी रेशियोज इज टू वन इज में। टू वन में ही कैलकुलेट होती है, इट इज ऑल्सो अ प्योर रेशियो। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, इज टू वन में होती है, एक टाइम्स में नो, होती है शायद। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ऑलवेज इन परसेंटेज। ओके। राइट, एंड टर्नओवर रेशियोज, टाइम्स। टर्नओवर रेशियो टाइम्स में होती है, ठीक है? तो ये एग्जामिनर्स का क्वेश्चन रहता है। इसके बाद रेशियोज के अंदर हम डाइव इन करते हैं। तो फर्स्ट फर्स्ट हेड इज लिक्विडिटी रेशियो, जिसमें सबसे पहली और फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनर्स के पॉइंट से होती है करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का सबसे पहले पूछा जाएगा आपसे फॉर्मूला, बताइए फॉर्मूला। करंट एसेट्स अपॉन करंट करंट लायबिलिटीज। एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स में आने वाले 6 सब हेड्स बताएं। Current assets, trade receivables, other current asset, um, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, cash and cash equivalents, inventory, and शॉर्ट टर्म लोन्स एंड short-term loans एडवांसेस, and advances. करंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है? Hmm. 6 सब हेड होते हैं इसके। सिमिलरली करंट लायबिलिटीज के आपको 4 सब हेड्स होते हैं, तो करंट लायबिलिटीज के वो 4 सब हेड्स पूछे जा सकते हैं। राइट। देन इसके आइडियल रेशियो पूछी जाएगी आपसे कि व्हाट इज द आइडियल रेशियो। 2:1. आइडियल रेशियो इज 2:1, करेक्ट। देन मीनिंग करंट रेशियो में बताती क्या है? करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, व्हाट डज इट टेल अस? कि कितने assets हैं हमारे पास over liabilities. तो जब भी आपसे मीनिंग पूछा जाता है तो आप बताएंगे सिंपल, ऊपर सी ए आता है नीचे सी एल, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो बताइए दिस रेशियो एक्सप्रेसेस करंट लायबिलिटीज एज नंबर ऑफ टाइम्स द करंट एसेट्स, ठीक है? आपके करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज का कितना टाइम्स है, ठीक है? ये रेशियो हमें ये बताती है। तो फायदा क्या है इसका? व्हाट इज द बेनिफिट कि हम क्यों एक्सप्रेस कर रहे हैं करंट लायबिलिटीज को करंट एसेट्स के टाइम्स में? कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक सेफ्टी देखना कि कितनी, मतलब अगर हमारे करंट एसेट ज़्यादा होंगे तो उनकी लाइबिलिटी पे करना ज़्यादा इजी रहेगा। राइट, वेरी गुड। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि ये देखना कि करंट लायबिलिटीज को पे कर पाने के लिए कंपनी के पास सफिशिएंट करंट एसेट्स हैं या नहीं। राइट। अगर रेशो, आइडियल रेशो क्या होती है इसकी? टू इज टू टू वन इज टू वन तो डबल के करंट एसेट्स होते हैं करंट लायबिलिटीज के, तो हम मानते हैं कंपनी को डिफिकल्टी नहीं आएगी करंट लायबिलिटीज पे करने में। राइट। तो अगर रेशो लो होती है, क्वाइट लो, लो से लेस देन 2:1 या लेस देन 1:1, देन कंपनी में फाइंड इट डिफिकल्ट टू रीपे द लोन रीपे द करंट लायबिलिटीज, लाइबिलिटीज। ठीक है? इन टाइम पे करने में प्रॉब्लम आएगी। तो हाई होगी रेशो तो लिक्विडिटी पॉइंट से अच्छा है, लो होगी तो प्रॉब्लम आएगी करंट लायबिलिटीज को पे करने में कंपनी में फेस अ प्रॉब्लम। 2:1 इज आइडियल रेशो, लेकिन अगर टू हाई या रेशो है, 5:1, 6:1 अगर रेशो है, तब क्या ये अच्छा है? नहीं, नहीं, क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि इसका मतलब है कि फंड्स आइडल पड़े हुए हैं, उसे किसी और चीज में लगा के हम और प्रॉफिट कमा सकते हैं। राइट। करंट एसेट्स अगर करंट लायबिलिटीज के बहुत ज्यादा है, 5 टाइम्स 6 टाइम्स है, तो डेट मीन्स करंट एसेट्स में क्या आता है? कैश। हम्म। इसका मतलब अननेसेसरीली कैश कंपनी के पास पड़ा है, हम्म। बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा है, बैंक्स में अननेसेसरीली तो पैसा ब्लॉक्ड है। एक्यूमुलेशन ऑफ आइडियल फाइनेंस हो जाएगा, आइडल फंड्स फंड्स। इन कैश, इन बैंक बैलेंस, इन डेटर्स से पैसा वापस नहीं आ रहा है, स्टॉक में एक्यूमुलेटेड फंड्स हैं। राइट। तो हम बेच नहीं पा रहे हैं, स्टॉक को सेल नहीं कर पा रहे हैं, डेटर से पैसा रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, बैंक में पैसा पड़ा है,
कैश जो है हमें कैश के अंदर आइडल कैश पड़ा है, तो अदरवाइज इट कुड हैव बीन इन्वेस्टेड समवेयर एंड उससे इनकम आ सकती थी जो हमने ब्लॉक कर दी। तो इसलिए टू हाई रेशियो इज ऑल्सो नॉट गुड। अच्छा, इसमें एक और एक्सट्रीम पे चले जाते हैं करंट एसेट्स में। जैसे हमने 6 हेड्स में से एक किया था, 6 सब हेड्स में से एक इन्वेंट्री, राइट। तो इन्वेंट्री में दो चीजें होती हैं जो करंट एसेट्स में नहीं लेते हैं वाइल कैलकुलेटिंग करंट रेशियो। वो दो कौन सी होती हैं? लूज टूल्स एंड एक सेकेंड, लूज टूल्स एंड लूज टूल्स और अरे स्टोर्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स, स्पेयर्स। कंज्यूमेबल्स, राइट। इन दोनों को स्टोर नहीं एंड लिया स्पेयर, जाता है। तो पूछा जाएगा क्यों नहीं लिया जाता है, बताएं। क्योंकि इनको बेच के हम पे रीपे नहीं कर सकते करंट लायबिलिटी। यस, बिकॉज दैट विल नॉट बी यूज फॉर पेइंग आउट द करंट लायबिलिटीज। ठीक है, लूज टूल्स में क्या आता है? स्क्रू ड्राइवर, पेंचकस, प्लास वगैरह। कंज्यूमेबल्स यानी स्टोर्स एंड स्पेयर्स होती हैं जो मशीनरी के स्पेयर पार्ट्स वगैरह होते हैं। तो जनरली वी डू नॉट सेल देम इन ऑर्डर टू जनरेट कैश एंड पे आउट द करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटी पे कर पाने में इनको काम नहीं आएगा। तो एक रेशियो से इतना डेप्थ तक जाया जा सकता है। आपसे क्या क्या मैं रिपीट कर देता हूँ, क्या क्या पूछा जा सकता है। करंट फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूले के बाद उसकी आइडियल रेशियो, फिर हायर होगी तो क्या होगा, लोअर होगी तो क्या होगा, टू हाई है या टू लो है तो क्या होगा, राइट। उसके कंपोनेंट्स के अंदर के जो फॉर्मूले हैं वो पूछे जा सकते हैं आपसे, राइट। और उसके अंदर कुछ अगर स्पेशल पार्ट है जो नहीं आना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और रह गई जो मैं और बताना चाहूँगा कि करंट रेशियो कौन निकालता है? हु कैलकुलेट्स करंट रेशियो? इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स का क्या? नहीं, जो मतलब हमें शॉर्ट टर्म के लिए मतलब करंट राइट, लायबिलिटीज वो राइट। बना है, ठीक है, कौन देता है करंट लायबिलिटी हमें? जैसे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स। राइट। तो क्रेडिटर्स का पैसा वापस होगा कि नहीं होगा, तो हम्म प्राइमरी इंटरेस्ट क्रेडिटर्स का है ये देखने में करंट रेशियो अच्छी है या नहीं, हम्म राइट। और क्रेडिटर्स और लेंडर्स, बैंक्स अगर शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है तो वो भी ये देखेगा करंट रेशियो अच्छी है, तो इसका मतलब उसका पैसा टाइमली मिल जाएगा, हम्म राइट। तो ये करंट रेशियो का हो गया। सिमिलरली सेकंड रेशियो इसमें आती है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो के दो और नाम होते हैं, जल्दी से बताएं। क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। राइट। एसिड टेस्ट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो, इसके दो और नाम हैं। इसकी आइडियल रेशियो 1:1। 1:1 होती है। इसकी सिग्निफिकेंस सेम एज करंट रेशियो होती है, ये सबको पता है, राइट। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाएगा कि स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, दो ऐसे एसेट्स होते हैं जो करंट हैं लेकिन लिक्विड एसेट नहीं है, वो कौन से हैं? स्टॉक एंड प्रीपेड स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस। तो इन्हें क्यों नहीं लिया जाता है लिक्विड एसेट्स के अंदर, ये पूछा जाएगा। क्योंकि लिक्विडिटी यानी कि 6 महीने में जो जिनसे मतलब पैसे मिल जाए, पर हम्म, इनसे मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस का तो मिलते ही नहीं है पैसे वापस, और स्टॉक को हम 6 मंथ्स के अंदर अंदर मतलब लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। राइट। स्टॉक को जो है एडिक्वेटली लिक्विड नहीं माना गया है, उसे टाइम लगता है कैश में कन्वर्ट होने में। और प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो बेनिफिट ही मिलेगा, कैश मिलेगा नहीं, इसलिए उसको लिक्विड नहीं माना गया। तो इन दोनों को लिक्विड एसेट्स में नहीं लिया जाता, राइट। एंड देन उसके बाद हम दूसरे हेड पर चलते हैं, सॉल्वेंसी रेशियोज। ठीक है, तो सॉल्वेंसी रेशियोज किस लिए कैलकुलेट की जाती हैं? सॉल्वेंसी लॉन्ग टर्म में मतलब कितने टाइम तक चल पाएगी फर्म, राइट, उसके लिए। कंपनी सॉल्वेंट कब तक रह सकती है, बिना इंसॉल्वेंट हुए कितना उसको चलाया जा सकता है। ठीक है, उसमें सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो आती है डेट इक्विटी रेशियो। तो डेट इक्विटी रेशियो में नाम से क्लियर है, फॉर्मूला बताएं। डेट अपॉन इक्विटी। डेट अपॉन इक्विटी, मीनिंग बताएं। डेट अपॉन इक्विटी मान लीजिए 3:1 है, तो उसका क्या मतलब हुआ? कि अगर हमारी टोटल कैपिटल 4 है तो हम्म, उसमें से 3 हमने लोन से मतलब ले रखा है बाहर से, आउटसाइडर्स फंड, राइट, और 1 हमने खुद का पैसा लगाया। वेरी गुड। तो डेट इक्विटी रेशियो 3:1 है, तो मतलब 3 कंपोनेंट्स डेट के हैं, 1 कंपोनेंट इक्विटी का है। और डेप्ट और इक्विटी मिलाकर कैपिटल एम्प्लॉयड बनता है, राइट। तो 4 रुपए की कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो उसमें से 3 रुपया डेट के थ्रू आया, 1 रुपया इक्विटी के थ्रू आया, राइट। तो ये बताइए अच्छा है कि बुरा है? बुरा है क्योंकि हमने बाहर से ज्यादा ले रखा है, खुद का पैसा कम लगा राइट, तो हम इसमें बताएंगे देयर इज हैवियर डिपेंडेंस ऑन डेट। रहे। ठीक है, कंपनीज रिलाइंग हैविली ऑन आउटसाइडर्स फंड रेदर देन द कंपनीज ओन फंड्स, दैट इज शेयर होल्डर्स फंड, राइट। तो इसकी आइडियल रेशियो क्या मानी जाती है? इसका रिलेशन थी 2:1 माना टू जाता एस है टू इसका वन आइडियल रेशियो, कि डबल का डेट जो है ना, इक्विटी से डबल का डेट तक माना जाता है कि ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये रेशियो कौन लोग कैलकुलेट करेंगे, किसके इंटरेस्ट की चीज़ है ये रेशियो? जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर वेरी गुड, क्रेडिटर्स वगैरह हैं। इन्वेस्टर्स एंड लेंडर्स, राइट। लेंडर्स। तो बैंक ने लोन दिया, वो डेट इक्विटी रेशियो देखेगा। मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैं कंपनी के शेयर बाय करना चाहता हूँ, तो मैं डेट इक्विटी रेशियो देखूंगा,
राइट। तो डेट इक्विटी बहुत ज़्यादा डेप्ट है तो मैं उसमें इन्वेस्ट करना नहीं चाहूँगा, हम्म, राइट। तो अगर ये रेशो टू हाई होती है, 2:1 से काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो इट विल बी रिस्की फॉर रिस्की फॉर इन्वेस्टर्स द एंड लेंडर्स, इन्वेस्टर्स। राइट। और अगर काफ़ी लो है तो इसका क्या वो सही है? अगर रेशो काफ़ी लो है डेट इक्विटी रेशो, नहीं, क्यों क्योंकि ठीक नहीं है? डेट इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फंड, तो इसलिए अगर हम सारा इक्विटी से कर रहे हैं तो फिर वो मतलब प्रॉफिटेबल नहीं होगा इतना। राइट। डेट इक्विटी रेशो अगर काफ़ी लो है तो आप बताएंगे लो है तो इसका मतलब इक्विटी प्रोपोर्शन ज़्यादा है, हम्म, तो सॉल्वेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा है, आप बताएंगे, ठीक है, हम्म, सीधा नो नहीं कहेंगे, आप बताएंगे सॉल्वेंसी पॉइंट से इट इज़ गुड। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में प्रॉब्लम आ सकती है कि इक्विटी का सारा इक्विटी से लगाना, डेट का जो चीपर सोर्स ऑफ फंड होता है उसका बेनिफिट ना लेना, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है प्रॉफिटेबिलिटी में। एक टर्म है इसमें, एग्जामिनर्स पूछ लेते हैं, एक टर्म है जिसमें हम इक्विटी सॉरी डेप्ट इंक्रीज करके, लिवरेज इंक्रीज करके इक्विटी शेयर होल्डर्स को बेनिफिट पहुंचाते हैं, राइट। उस टर्म का नाम क्या है? उस ट्रेडिंग ऑन वेरी इक्विटी। गुड, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, राइट। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में यही होता है कि हम इक्विटी सॉरी डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाते हैं और इक्विटी के लिए प्रॉफिट जनरेट करते हैं, क्योंकि डेट वालों को तो सिर्फ इंटरेस्ट ही देना है, हम्म, उसके बाद अगर हम ज़्यादा उससे कमा पाते हैं तो शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट बढ़ाता है। अच्छा, एक चीज़ और पूछते हैं यहाँ से कि इसमें डेट इक्विटी रेशियो में डेट प्लस इक्विटी होता है, राइट। तो डेट अपॉन इक्विटी, तो डेट प्लस इक्विटी उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड की एक तरीके से दो कंपोनेंट्स को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में रखकर आपस रिलेशन इस्टेब्लिश करती है। इससे ज़्यादा एक और बेटर रेशियो है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, ठीक है। उसमें क्या फॉर्मूला होगा, नाम से क्लियर है? डेट अपॉन कैपिटल डेट अपॉन एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। तो वो डायरेक्टली बता देती है, जैसे 1:3 आती है तो व्हाट डज दैट मीन? कि टोटल कैपिटल अगर 3 है तो उसमें से 1 हिस्सा जो है वो डेट का डेट है। के थ्रू आया है, वेरी गुड, ठीक है। तो इसमें भी अगर जो है ना ज़्यादा डेट प्रोपोर्शन है तो वो रिस्की होगा। रिस्की हम्म, किसके लिए होगा? इन्वेस्टर्स एंड लेंडर्स इन्वेस्टर्स के के लिए लिए। होगा, राइट। आगे चलते हैं, एक रेशो बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनर्स के पॉइंट ऑफ से, प्रोप्राइटरी रेशो। फॉर्मूला क्या होता है प्रोप्राइटरी रेशो का? इक्विटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रोप्राइटरी रेशो, प्रोप्राइटर कौन सा कंपनी में? शेयर शेयर होल्डर्स। होल्डर्स, तो ऊपर आएगा इक्विटी, राइट, नीचे आता है टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स, ठीक है। राइट। तो ये रेशो क्या बताती है? कि टोटल कितने टोटल एसेट्स जो है वो हमने खुद के पैसे से खरीदे। राइट, टोटल एसेट्स में और इक्विटी को हम रिलेट कर रहे हैं, हम्म, राइट। तो ये बताती है कि टोटल एसेट्स में से खुद के पैसे से, अपने पैसे से, शेयर होल्डर्स के पैसे से हाउ मच एसेट्स हैव बीन फाइनेंस्ड, राइट। तो जितना ज़्यादा अपने पैसे से फाइनेंस्ड होगा तो उतनी ज़्यादा फाइनेंशियली साउंड होगी कंपनी, कल को जो क्रेडिटर्स हैं हमारे, लेंडर्स वगैरह, उनको सेफ्टी मार्जिन रहेगा, राइट। इसी के अपोजिट रेशो होती है हमारी डेट टू कैपिटल, डेट टू टोटल फंड्स रेशो। तो नाम से क्लियर है, डेट डेट टू अपॉन टोटल डेट एसेट्स। अपॉन टोटल एसेट्स, राइट। तो टोटल एसेट्स में डेट का प्रोपोर्शन कितना है, मतलब कितना टोटल एसेट्स का कितना प्रोपोर्शन आउटसाइड लोन से खरीदा गया है, राइट। तो वो सेफ्टी मार्जिन डिनोट करता है इन लोगों के लिए, इनके पैसे की सेफ्टी बताता है। एक रेशो और आती है इसमें सॉल्वेंसी में, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। व्हाट इज द फॉर्मूला? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट। राइट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड हम्म, टैक्स अपॉन में इंटरेस्ट इंटरेस्ट चार्जेस, चार्ज। राइट। तो ये रेशियो किस लिए बनाई गई, क्यों, क्या पर्पस है इसका कैलकुलेट करने का? ये देखने के लिए कि हम अपने प्रॉफिट से इंटरेस्ट जो हमें पे करना है वो कवर कर पा रहे हैं। राइट, इंटरेस्ट हमें पे करने के लिए प्रॉफिट से ही पे करेंगे, हम्म, तो सफिशिएंट प्रॉफिट अ कंपनी शुड जनरेट इन ऑर्डर टू पे आउट इट्स इंटरेस्ट। तो जनरली इसको 5 to 6 टाइम्स हमारा प्रॉफिट होना चाहिए इंटरेस्ट का, तो ये सफिशिएंट माना जाता है कि हम इजीली इंटरेस्ट पे कर देंगे। अगर ये रेशियो 1:1 आती है तो व्हाट डज दैट मीन? कि सारा जो हमारा प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट पे करने में चला गया। राइट, सारा का सारा प्रॉफिट इंटरेस्ट पे करने में ही लग जाएगा, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, कंपनी कुछ भी प्रोडक्टिव अर्न नहीं कर रही है, इसका मतलब ये हो जाएगा, राइट। चलिए, और एक टर्म आपने पढ़ी है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, बिजनेस स्टडीज वही टच कर लेते हैं यहाँ पर एग्जामिनर्स। कैपिटल स्ट्रक्चर यानी इक्विटी और डेट से राइट, कितना कंपोनेंट्स है ठीक है। मतलब। तो यही डेप्ट इक्विटी रेशियो में भी कैपिटल स्ट्रक्चर को ही आपस में हम रिलेट कर रहे हैं, और डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड में भी इसी रेशियो को टच किया जा रहा है। आगे आ जाती है हमारी टर्नओवर रेशियोज। इसे और क्या बोलते हैं टर्नओवर रेशियोज को? एक्टिविटी रेशियो, परफॉर्मेंस रेशियो, एंड वन मोर नेम इज गिवन टू दैट, व्हाट इज दैट? एफिशिएंसी रेशियोज, एफिशिएंसी ठीक रेशियो। है। तो ये 1 मार्क में क्वेश्चन आया था इवन बोर्ड एग्जाम्स में भी,
की एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है किसी की, तो उसके लिए कौन सी रेशियो कैलकुलेट की टर्नओवर जाती है? तो रेशियो। इट इज टर्नओवर रेशियोज। तो पहली और फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला इन्वेंट्री अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर, जितने भी टर्नओवर रेशियोज हैं उसमें क्या है, एक कंपोनेंट तो टर्नओवर ही रहेगा और एक दूसरा कंपोनेंट जो नाम लिखा है इन्वेंट्री टर्नओवर, एक कंपोनेंट टर्नओवर, दूसरा तो इन्वेंट्री। COGS और इन्वेंट्री, तो राइट, COGS अपॉन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री और इन्वेंट्री एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज राइट, तो इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को और क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम राइट, ऑपरेशन। कॉर्फो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी उसको बोला जाता है। तो इसका फॉर्मूला पूछा जाएगा आपसे, ये नहीं छोड़ा जाएगा। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस विल ऑलवेज बी आस्क्ड बाय द एग्जामिनर। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बताइए फॉर्मूला जल्दी से। ओपनिंग स्टॉक प्लस, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। राइट, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस, नेट ठीक है, परचेजेस। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। राइट, और कंपनी अकाउंट्स में जब बैलेंस शीट P&L बनता है तो उसके अंदर एक और फॉर्मूला दिया गया है, इलेबोरेटेड फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने के लिए। ठीक है, वो क्या होता है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स रॉ स्टॉक मटेरियल इन नहीं, ट्रेड। रॉ मटेरियल का स्टॉक उसमें आ जाता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में। ठीक है, बाकी तीन चीजों का स्टॉक चेंज इन स्टॉक में आता है। चेंज इन स्टॉक ऑफ, स्टॉक इन ट्रेड, राइट, वर्क इन प्रोग्रेस वर्क इन प्रोग्रेस एंड एंड फिक्स्ड फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स। राइट, और ये सब चीज़ें हमने ऐड कर दिया तो उससे हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है, या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। बिल्कुल ठीक है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्यों निकाला जाता है? ये देखने के लिए कि हमारा जो कॉस्ट है हम्म, उसमें से कितनी इन्वेंट्री बच गई। इन्वेंट्री टर्नओवर, जैसे ऊपर हमने लिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और नीचे लिया एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, मान लीजिए ये 3:1 आती है, 3 टाइम्स आती है, तो ऊपर 3 है नीचे 1 है, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3 है और एवरेज इन्वेंट्री है 1। एवरेज इन्वेंट्री की जो स्टॉक हमारा सेल नहीं कर पाए हम, ऑन एन एवरेज बच जाता है। तो 3 रुपीज़ के गुड्स हमने सेल किया और 1 रुपी का बच गया हमारे पास। राइट, अगर ये रेशो 5 टाइम्स आ जाती है तो इसका मतलब 5 रुपीज़ का हमने सेल किया और 1 रुपी बचा। ठीक है, तो जितनी हायर है तो इसका उतनी मतलब क्विक बेटर है। डिस्पोजिशन ऑफ स्टॉक है। तो पर्पस इस रेशियो का है कितनी जल्दी हम स्टॉक को सेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जितनी ज़्यादा हाई होगी रेशियो तो उतनी जल्दी हम इसका मतलब स्टॉक को सेल्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। राइट, तो इसमें क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कि एक रेडीमेड गारमेंट शोरूम है। राइट, देयर इज अ रेडीमेड गारमेंट शोरूम, तो उसका स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हाई होगा कि लो होगा? लो होगी। लो होगी, क्यों? क्योंकि उनके पास वैरायटी उन्हें रखनी होती है तो इन्वेंट्री उनकी ज्यादा होगी। Right, they have to maintain a large amount of large quantity of stock for maintaining the variety। ठीक है, तो सेल्स उनकी जो है कंपैरेटिवली कम होती है। दे आर परचेजिंग से 20 पीसेस, से 20 शर्ट्स, 1 और 2 में बी सोल्ड आउट और 18 उनके स्टॉक में लग जाती है, तो स्टॉक कैरिंग बहुत ज़्यादा होता है उनका। तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है, बट डिपेंड्स अपॉन बिजनेस टू बिजनेस। अच्छा, उसके बाद रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला। COGS अपॉन ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, एक कंपोनेंट होगा टर्नओवर और एक होगा ट्रेड ट्रेड रिसीवेबल। रिसीवेबल। तो टर्नओवर में हम ट्रेड रिसीवेबल कब बनते हैं? जब हम सेल्स। सेल करते हैं हाँ, ऑन कैश और ऑन क्रेडिट। क्रेडिट। क्रेडिट, तो ऊपर कंपोनेंट आएगा नेट क्रेडिट नेट सेल्स क्रेडिट सेल्स। अपॉन एवरेज अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीव। रिसीवेबल्स। राइट, ट्रेड रिसीवेबल में दो चीजें आती हैं, क्या? BR एंड डेटर्स। डेटर्स एंड बीआर। अच्छा, इसमें पूछेंगे प्रोविजन माइनस करने के बाद डेटर लेंगे या पहले लेंगे? पहले। पहले लेंगे। राइट, क्योंकि जो प्रोविजन है वो एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ डेटर्स है, एक्चुअल बैड डेट्स नहीं है, वो डेटर्स ही हैं हमारे, तो इसलिए विदाउट सब्ट्रैक्टिंग वो लेंगे। अच्छा, पर्पस क्यों निकालते हैं रेशियो? ये देखने के लिए कि हमारी टोटल सेल्स में से मतलब क्रेडिट पे कितनी हमने दे रखी है, मतलब क्रेडिट पर कितना सेल किया और उसके मतलब हम रिस्पेक्ट में। एफिशिएंटली कितना डेटर से पैसे वापस कलेक्ट कर पा रहे हैं कितने टाइम में। वेरी गुड, तो अगर मान लीजिए 5 टाइम्स आती है तो इसका मतलब नेट क्रेडिट सेल, 5 रुपीज का गुड्स हमने सेल किए ऑन क्रेडिट तो और उसमें 1 रुपी से एक रिसीव वापस ले लिया, एक मतलब रिसीव नहीं हुआ। एवरेज रिसीवेबल है नहीं ना हुआ। नीचे, जो 1 रुपया रिसीव नहीं हुआ है। हम्म, तो 5 रुपीज का क्रेडिट सेल किया और 1 रुपी रिसीव नहीं हुआ, डेट मीन्स 4 इज रिसीव्ड। हम्म, जब 7 टाइम्स आती है तो 7 का हमने सेल किया ऑन क्रेडिट, 1 रुपीज इज नॉट नहीं हुआ। रिसीव, तो 6 रिसीव्ड हो गया, तो हायर कलेक्शन है।
तो जितना ज़्यादा हायर रेशियो है इसका मतलब हम उतना ज़्यादा पैसा ज़्यादा कलेक्ट कर पा रहे हैं डेटर से। तो ये जो डेप्ट कलेक्शन डिपार्टमेंट में लोग लगे हैं उसकी एफिशिएंसी बताती है। तो हायर द रेशियो इसका मतलब कलेक्शन एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा अच्छी है। इसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पर आऊंगा मैं। इसमें जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आती है तो फॉर्मूला पूछा जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का। COGS अपॉन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं सब में। जनरली अपॉन में क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100 हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम इनटू ऑपरेशंस इनटू 100। 100। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ग्रॉस प्रॉफिट इज 20%, तो रिमेनिंग 80% क्या है? इफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 20% मींस ग्रॉस प्रॉफिट नेट सेल्स का 20% है, तो बाकी 80% क्या है? कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरह से हम ये भी पूछा जाता है। अच्छा ये बताइए मुझे कि ग्रॉस प्रॉफिट जनरली नेट प्रॉफिट से ज़्यादा होता है या कम? ग्रॉस प्रॉफिट इज बिगर। ग्रॉस प्रॉफिट जनरली बिगर, क्योंकि उसमें से फिर हम और एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट माइनस करते हैं तब नेट प्रॉफिट आता है। यस, लेकिन क्या ये पॉसिबिलिटी है कि नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट से ज़्यादा हो? यस, इफ indirect expenses are less. नो, इफ इनडायरेक्ट इनकम्स, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट पर आने पर इनडायरेक्ट इनकम भी If ऐड होती है। indirect income is more, then हाँ, it is मोर देन द possible. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तब नेट प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये रेयर पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है। अच्छा, सिमिलरली इस पे इसके बाद आऊंगा मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पर। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला Operating profit upon revenue from operation ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। सारी into 100 प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज किस में आती हैं? परसेंटेज में आती हैं। percentage. ठीक है, तो सारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हमारी परसेंटेज में आती हैं, तो इसलिए हमारी इसमें भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइड में और इनटू 100 करेंगे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अगर मान लीजिए 60% है, तो बाकी 40% क्या है? COGS COGS एंड and ऑपरेट gross profit. COGS एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता कैसे है? नेट सेल्स में से दो चीज़ें माइनस करके आता है, तो वो दो चीज़ें होती हैं COGS एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो उन दोनों को हटाकर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है। तो 40% अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो रिमेनिंग 60% क्या है? वो दो चीज़ें जो माइनस करी थी, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है। अच्छा, एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो प्लस ऑपरेटिंग रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू Operating प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो मीन्स ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। इन दोनों का सम हमेशा, revenue from operation इसका हमेशा क्या होता है? 100% के इक्वल होता है। 100%. राइट। तो ये भी पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 60% है तो ऑपरेटिंग रेशियो कितनी होगी? 40%. 40% होगी। करेक्ट। अच्छा, एक ROI, ROI के ऊपर आपसे पूछा जाएगा। ROI का फॉर्मूला बताएं। Return on investment upon cost revenue from operation into 100. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न की बात हो रही है। इन्वेस्टमेंट मींस मतलब हमने कोई भी इन्वेस्टमेंट करी है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड राइट, है इन्वेस्टमेंट मींस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ऊपर आएगा रिटर्न मींस नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू into 100। 100. तो कैपिटल एम्प्लॉयड के कंपोनेंट्स बिल्कुल आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड के एसेट साइड से भी आते हैं और लायबिलिटी साइड से भी। तो लायबिलिटी साइड से बताइए, कैपिटल एम्प्लॉयड पॉज करूं? हो जाएगी, ठीक करो। हेलो।